हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया हो, अच्छे ही होंगे। और पढ़ाई कैसे चल रही है? डेली प्रैक्टिस हो रहा है? न्यूमेरिक्स सॉल्व कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट कर लो। आपके पास टाइम कम है, जुलाई निकल गया और अब बहुत कम टाइम है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। स्पेशली जो 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज अकाउंटेंसी का एक टॉपिक लेके आई हूँ। 11th क्लास में तो हमने पढ़ाई है और 12th क्लास में भी पार्टनरशिप में और कुछ चैप्टर्स में ये यूज होता है, इसलिए मैं फिर से 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है आज का वीडियो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग ले रहे हैं, पहले हम लोग समझते हैं फाइनल अकाउंट। 11th में आपने पढ़ चुके हैं कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या है? तो फाइनल अकाउंट में हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये तीन चीजें हैं जो कि मेनली है। हाँ, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाने के लिए भी अलग से कह दिया जाता है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है, बट मोस्टली जो फाइनल अकाउंट में जो काउंट किया जाता है, हम लोग फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये थ्री हम लोग बनाते हैं। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, कभी कभी जब क्वेश्चन में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनाइए, तो जो फैक्ट्री के कॉस्ट होते हैं, जो गुड्स को रेडी करने में जो फैक्ट्री में कॉस्ट आते हैं, ओनली उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में दिखाया जाता है। और जब नहीं कहता है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट भी ट्रेडिंग में ही हमारे आते हैं। अभी मैं आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से एक्सप्लेन करूंगी। मेरा पुराना वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी बहुत सारी चीजें 11th की रिवाइज करने की जरूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से दे रही हूँ आप सबको। आपका 12th का जो पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर है, उस चैप्टर में भी बेसिक के बच्चे हो या यूपी बोर्ड के भी बच्चे हो, कहीं के भी हो, तो उनको मोस्टली क्वेश्चंस में तो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट करके दिया होता है, और जहां नहीं दिया होता है वहां पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोग को फिर से ट्रेडिंग और एंड पीएल अकाउंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड ये 11th के लिए और 12th के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है आज का ये वीडियो। ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट जो होता है ईयर के एंड में बनते हैं, तो इसलिए हम लोग जब ये अकाउंट बनाएंगे तो इसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर गिवन होगा वो ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप इधर पुट कर देंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट मोस्टली फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है। कभी कभी जैसे फर्म की या बिजनेस की, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं, बट जनरली ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बनाते हैं, इसलिए 31 मार्च हमने लिखा है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट, ये तो सिंपली इसकी लाइन कॉलम्स हमने बना लिए हैं। जैसे अभी तक हम लोग जानते हैं कि डेबिट साइड 2 से और क्रेडिट साइड बाई के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग पीएल में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, अगर मान लीजिए कि बिजनेस पहले से रन कर रहा है तो कुछ न कुछ ओपनिंग स्टॉक हो सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक आप सबसे पहले लिखेंगे। फिर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग परचेज में से लेस कर लेते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही होता है कि परचेज रिटर्न। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ गुड्स परचेज करते हैं, उसमें किसी भी रीजन से हमें रिटर्न करना पड़ता है, जैसे वो डैमेज हो गया, जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आए हैं, तो परचेज का जो भी अमाउंट होगा, कितने अमाउंट का आपने गुड्स परचेज किया है, उसको पहले आप लोग ये इनर साइड में लिखेंगे और इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ये दो में से कुछ भी दिया है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, जो भी कुछ दिया है उसे परचेज में से हम लोग लेस करेंगे, जो भी अमाउंट है उसको उसमें से लेस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। अब ट्रेडिंग बना रहे हैं तो अगर सपोज जो लेबर्स हैं उनको वेजेस वगैरह दिया गया है तो उसको भी हम लोग इधर वेजेस लिख लेंगे। अगर परचेज को गुड्स जो वो परचेज करके ला रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं, उसके लिए कुछ कैरेज वगैरह है तो उसको भी लिखेंगे। जनरली यहाँ पे परचेज रिटर्न और वेजेस से ही हमारा काम चल जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर बाहर कंट्री से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उधर से बाहर दूसरे कंट्री से हम लोग परचेज करके लाए हैं तो वहाँ पे हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है और ट्री वगैरह उसको भी हम लोग ट्रेडिंग में डेबिट साइड में इंक्लूड करते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोग सेल लिखेंगे और अगर सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है तो उसको उसमें से लेस कर लेंगे। इसमें से लेस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, और अगर सेल रिटर्न इनवर्ड दिया है, इनवर्ड्स दिया है, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब इनसाइड में रिटर्न आ रहा है, जैसे बिका हुआ माल वापस आ रहा है, जो हमने गुड्स सेल कर दिया था वो रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। उसको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे सेल में से लेस कर देंगे, सेल अमाउंट जो भी है मान लीजिए तो उसमें से इसको रिटर्न करके फिर फाइनल सेल इधर लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जनरली ट्रेडिंग में इतने ही एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल कर दोगे, मतलब सेल और क्लोजिंग स्टॉक उसके जो भी अमाउंट आएंगे इनको टोटल करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना आया। क्रेडिट साइड का हमने टोटल कर लिया, जो भी आया, जैसे सपोज 2 लाख आ गया तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया। सपोज कि 1,50,000 आ गया। ठीक है, इधर मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखा है लेकिन आपको ये बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो इसलिए मैंने इधर टोटलिंग में अमाउंट लिख के आपको समझा रही हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ये हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे इधर 50,000 अगर आता, अगर इधर ये अमाउंट्स होते तो मीन्स कि क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल लेस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट उसे लिखेंगे यहाँ और उसके बाद दोनों साइड का बैलेंस कर देंगे। दोनों साइड बैलेंस करने पे अमाउंट सेम आने चाहिए।
देखिए बिजनेस है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट का टोटलिंग किया तो क्रेडिट के टोटलिंग से डेबिट का टोटल अधिक आ जाता है, तो वैसे कंडीशंस में ग्रॉस लॉस होगा। बट जनरली हम लोग प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं तो प्रॉफिट बता रहे हैं। ये हमने ऊपर लिखा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले आते हैं। हमने डबल लाइन के साथ ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लिया है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इस साइड लेकर आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में ले आए बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो अमाउंट गिवन होगा उसको हम लोग इधर लिख लेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं या कहें कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट्स में दिखाते हैं। लेकिन जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एम्प्लॉय की सैलरी देना है, पोस्टेज का चार्ज है, रेंट देना है, कोई बिल का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एम्प्लॉय हैं उनके रिफ्रेशमेंट, भाई चाय नाश्ता तो करते ही हैं, जो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए जो छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं उसके लिए जो रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा होता है, वो सारे जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उसे हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं और क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है, कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, जैसे कमीशन अगर रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं और इनका जो डिफरेंस होता है वो नेट प्रॉफिट हो जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ। जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है ना, एम्प्लॉय की सैलरी जो देनी होती है, वो सैलरी अगर कमीशन वगैरह पे किया जा रहा है तो, या अगर आपकी ऑफिस रेंट पर है, रेंट ऑफिस रेंट पर है तो, या समझिए कि अगर आप ऐसा रेंट जिसको आप पे कर रहे हैं, पेड रेंट, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट अगर रिसीव हो रहा होगा तो रेंट इधर लिखेंगे, अगर रेंट पे करेंगे तो डेबिट साइड में, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सैलरी लिख लिया, रेंट लिख लिया। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह पे कर रहे हैं तो उसको इधर दिखाएंगे। और किसी तरह का जो टैक्स वगैरह पे किया जा रहा है, इसके साथ साथ डेप्रिशिएशन क्या होता है समझिए। डेप्रिशिएशन वो अमाउंट होता है जैसे किसी भी फिक्स असेट्स को रेगुलर यूज करने से उसके वैल्यू में जो डिक्रीजन होते, जो डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, उसी को हम लोग डेप्रिशिएशन कहते हैं। जैसे सपोज फैक्ट्री में ट्रक है, मशीनरी है, प्लांट है, उसको रेगुलर यूज करते हैं, तो अगर आपने 10 लाख का कोई प्लांट या कोई मशीनरी खरीदी थी तो आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू 10 लाख तो नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम होगी, अगर 10 लाख की मशीनरी की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 9 लाख है, यानी 1 लाख वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है, डेप्रिशिएशन हुआ है, तो इधर डेप्रिशिएशन में इधर 1 लाख लिखा जाएगा। ठीक है। और जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं जैसे पोस्टेज हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस इधर दिखाते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करते हैं, उनके डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल अधिक हो रहा है, डेबिट साइड में कुछ अमाउंट्स कम आ रहे हैं, तो हम लोग का प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस कम है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अधिक है, तो हमें फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। और कभी कभी अगर ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसेस अधिक है और ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो हम लोग फिर क्रेडिट साइड में नेट लॉस करके दिखाएंगे। इन द केस ऑफ लॉस इस साइड दिखाएंगे नेट लॉस।
बट ये ध्यान रखना है कि या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों चीजें, दोनों एंट्री एक साथ एक कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, इसके तो ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब पे था ही, इसलिए कि पार्टनरशिप चैप्टर में भी ये टॉपिक है। अगर ये हम लोग पार्टनरशिप के लिए हम लोग पीएल बना रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है नेट प्रॉफिट, और हमें क्वेश्चन ने कह दिया कि आप नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग पीएल बनाओ, उसके बाद तब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वहां पे हम लोग क्या करते, ये जो नेट प्रॉफिट निकल गया, इसी नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। फिर अगर ये पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर होता तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद यहाँ लिखते इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 11th के बच्चों को नहीं समझना है, ये 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप का चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, उसमें अगर आप लोग ये निकाल रहे हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तब नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये स्पेशली ये वीडियो मैंने 12th के स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए बनाया है, बट इसे 11th 12th या आगे क्लास के जो बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही।